Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your IP educator for class 12th. So students, last video में हमने डिस्कस किया था क्लास 12th IP का चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग यूजिंग pandas सेकंड. जिस चैप्टर का ओवरव्यू हमने ओवरऑल डिस्कस किया था. ओके, अब ओवरव्यू में हमने ये पढ़ा था कि इस चैप्टर नंबर 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है, किन टॉपिक्स को कवर करना है. सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग यूजिंग pandas सेकंड का फर्स्ट टॉपिक, चैप्टर 3 का फर्स्ट टॉपिक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. सो बिफोर स्टार्ट दिस टॉपिक हम थोड़ा सा प्रीवियस रिवीजन कर लेते हैं. लाइक चैप्टर नंबर 2 डेटा हैंडलिंग pandas यूजिंग फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था. सो उस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ सीरीज एंड डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर. अब डेटा एनालिसिस, डेटा मैनिपुलेशन और डेटा साइंस के लिए जो पॉपुलर लाइब्रेरी है पाइथन की, वो है pandas लाइब्रेरी, जिसके दो डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हो. चैप्टर नंबर 2 में हमने सीरीज को डिटेल में कवर किया था और डेटा फ्रेम के कुछ बेसिक ऑपरेशंस को देखा था. ठीक है, कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा था. लेकिन चैप्टर नंबर 3 जो बेस्ड है आपकी डेटा फ्रेम के एडवांस्ड फंक्शन और एडवांस्ड मेथड्स पर. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे डेटा फ्रेम के एडवांस्ड फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे किसी क्वेरीज के अकॉर्डिंग आप डेटा फ्रेम में से डेटा को एक्सेस कर सकते हो, डेटा को समराइज कर सकते हो. ओके, सो यही सारे एडवांस फीचर हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसमें पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मतलब जब आपके पास में डेटाबेस में बल्क में डेटा होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा होता है, और उसमें से यदि आपको किसी क्वेरी के अकॉर्डिंग या फिर किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा को फैच करना है, तो जिन मेथड्स का हम यूज करते हैं वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स कहलाती हैं. जैसे 10th में आपने देखा होगा मीन, मॉड, मीडियन, मतलब एक टैब्यूलर डेटा स्ट्रक्चर होता है. वहां पे आपको किसी कॉलम पे किसी वैल्यूज पे मीन कैलकुलेट करना है, मतलब एवरेज कैलकुलेट करना है, मॉड कैलकुलेट करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है ना. तो दीज आर द स्टैंडर्ड मेथड्स जो कौन प्रोवाइड करता है हमें, डेटा फ्रेम के डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल मेथड्स में हम उसे डिस्कस करेंगे. ओके, सो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया कि इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है. क्लियर? सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन की जो मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी है pandas लाइब्रेरी, जो डेटा मैनिपुलेशन, डेटा एनालिसिस के लिए यूज की जाती है. So pandas provide more powerful and useful functions for data analysis. In this chapter, we will be working with more advanced features. देखो क्या है? More advanced features of data frame. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एडवांस्ड फीचर ऑफ डेटा फ्रेम. जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया था कि डेटा फ्रेम को हम कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, है ना. तो वहां हमने बहुत सारे तरीके देखे थे. क्या क्या तरीके देखे थे हमने? कि डेटा फ्रेम को आप लिस्ट का यूज करके क्रिएट कर सकते हो, डिक्शनरी का यूज करके क्रिएट कर सकते हो, इवन यू कैन क्रिएट अ डेटा फ्रेम बाय सीरीज. आप सीरीज का यूज करके भी डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो. डेटा फ्रेम का बेसिक स्ट्रक्चर देखा था कि कोई भी डेटा फ्रेम किस में डिवाइड होती है, रो और कॉलम में डिवाइड होती है. तो जब कोई डेटा फ्रेम रो और कॉलम में डिवाइड होती है तो यहाँ पे दो इंडेक्सेस होते हैं. कौन से दो इंडेक्सेस होते हैं? एक होता है रो के लिए इंडेक्स, जिसे हम इंडेक्स के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है कॉलम्स के लिए इंडेक्स. तो इसे हम जानते हैं कॉलम्स के नाम से, है ना. ये कॉलम इंडेक्स होता है जिसे कॉलम्स के नाम से जानते हैं, और ये रो इंडेक्सेस होता है जिसे रो इंडेक्स के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो डेटा फ्रेम को आप दो इंडेक्स प्लस साथ में उसकी डेटा वैल्यूज, यहां जो भी वैल्यूज लिखी रहती है वो डेटा वैल्यूज के फॉर्म में कैलकुलेट की जाती हैं. क्लियर? तो ये डेटा फ्रेम हुआ कि जब आपको टैबुलर स्ट्रक्चर बनाना है तो टैबुलर स्ट्रक्चर आप कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हो, लिस्ट का, डिक्शनरी का, सीरीज का यूज करके. नॉर्मल इन पे आप क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. जैसे यदि दो डेटा फ्रेम है तो उसके बीच में आप एडिशन करवा सकते हो, कोई नई रो ऐड कर सकते हो, कोई नया कॉलम ऐड कर सकते हो, इंडेक्सिंग कर सकते हो, है ना. इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग आप डेटा वैल्यू में चेंजेस भी कर सकते हो. कोई डेटा फ्रेम से यदि आपको डेटा एक्सेस करना है तो स्लाइसिंग का यूज करके आप वो भी कर सकते हो. ये सब जो मैं बता रही हूँ ये सब हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं. दीज ऑल आर द बेसिक ऑपरेशंस. और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोर एडवांस्ड फीचर्स ऑफ डेटा फ्रेम, जैसे सॉर्टिंग डेटा, कि डेटा फ्रेम में डेटा को कैसे सॉर्ट किया जाता है, आंसरिंग एनालिटिकल क्वेश्चंस यूजिंग द डेटा.
अब जो डेटा फ्रेम में बल्क में डेटा है, यदि उसके अकॉर्डिंग आपको किसी डेटा को एक्सेस करना है, कोई क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, कोई क्वेरीज के अकॉर्डिंग, जैसे नॉर्मली डेटाबेस आपने एमएस एक्सेस में कभी क्रिएट किया होगा, स्प्रेडशीट में आपने कोई टैबुलर स्ट्रक्चर क्रिएट किया होगा, तो वहां पे जब कोई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप टेबल में से डेटा फैच करना चाहते हो तो वो भी हम यहाँ कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कि स्टूडेंट का डेटा है, ओके, पूरा सपोज एक स्कूल में स्टूडेंट का पूरा डेटाबेस बनाया हुआ है जिसमें क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स की एंट्री है, ठीक है, और उसमें पूरी पर्सनल डिटेल है स्टूडेंट्स की, कौन से सब्जेक्ट में, कितनी फीस पे करता है, सब कुछ एक टेबल में फीड है। अब उस एक टेबल में से यदि आपको ये फाइंड आउट करवाना है कि क्लास 12th में कितने स्टूडेंट है जिनका आईपी सब्जेक्ट है, सो दिस इज अ क्वेश्चन, तो हम क्या कर रहे हैं कि डेटा फ्रेम में से एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेटा को एक्सेस करने वाले हैं। तो एक लार्ज बल्क डेटाबेस बना हुआ है स्टूडेंट नाम का, जिसमें सारी क्लासेस के स्टूडेंट्स का डेटा है, उनके सब्जेक्ट, फीस, क्लास, पर्सनल डिटेल्स, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सब कुछ फीड है। अब उसमें यदि आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो कि क्लास 12th के आईपी में कितने स्टूडेंट्स हैं, हमें इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए उस टेबल से, तो यहां पे हम क्या करेंगे, यदि इस तरीके की डेटा फ्रेम हमारे पास होती है तो उस डेटा फ्रेम में से यदि हमें इस तरीके के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेटा को एक्सेस करना है, तब हम यूज करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की कुछ मेथड्स को, ठीक है। यदि आपको सॉर्टिंग करवानी है तो सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन का यूज करेंगे। सिंपल यहां पे ऐसे ही हम एडवांस फीचर्स को, एडवांस मेथड्स को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये चीज समझ में आई ना, आंसरिंग एनालिटिकल क्वेश्चन यूजिंग द डेटा, नाउ क्लीनिंग डेटा एंड अप्लाइंग डिफरेंट यूजफुल फंक्शंस ऑन द डेटा। क्लियर? सो ये सारे चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फाइनली नाउ बिलो इज द एग्जांपल डेटा ऑन विच विल बी अप्लाइंग द एडवांस फीचर ऑफ पेंडास। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी एक ही डेटाबेस दिया हुआ है, यहाँ पे एक ही डेटा फ्रेम दी हुई है जिसमें आपको पूरा चैप्टर बेस्ड है। सो इससे अच्छी बात क्या होगी कि हम भी उसी एग्जाम्पल पे बेस्ड सारे एडवांस फीचर को डेटा फ्रेम के समझेंगे। तो वो कौन सी डेटा फ्रेम है? ओके, वो डेटा फ्रेम कुछ इस तरीके से शो होगी। उसके पहले हम उस डेटा फ्रेम की केस स्टडी को डिस्कस कर लेते हैं कि वो डेटा फ्रेम किस पर बेस्ड है। लेट अस कंसीडर द डेटा ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन यूनिट टेस्ट हेल्ड इन अ स्कूल। अब स्कूल में यूनिट टेस्ट होते हैं, ओके होते हैं, आपके भी होते होंगे यूनिट टेस्ट 1 2 3 4। तो यहां पर यूनिट टेस्ट में स्टूडेंट ने मार्क्स को स्कोर किया हुआ है, उस पर बेस्ड एक डेटा फ्रेम दी हुई है, कुछ डेटा कलेक्टिवली हमें शो हो रहा है। फॉर ईच यूनिट टेस्ट मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज रिकॉर्डेड। अब यहां पे ये बताया हुआ है कि हर यूनिट टेस्ट के लिए स्टूडेंट के मार्क्स रिकॉर्डेड है। ओके, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं टेस्ट के? 25, मतलब 25 मार्क्स के यूनिट टेस्ट होने हैं, मैक्सिमम मार्क्स 25। द सब्जेक्ट आर मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, हिंदी एंड इंग्लिश। अब जिन सब्जेक्ट के यूनिट टेस्ट होने वाले हैं वो सब्जेक्ट है मैथ, साइंस, एसओएसटी, हिंदी एंड इंग्लिश। फॉर सिंप्लिसिटी, अब एक सिंप्लिसिटी के लिए हमने यहाँ एज्यूम किया हुआ है कि सपोज 4 या 5 स्टूडेंट्स है हमारे पास, सो वी अज्यूम 4 स्टूडेंट्स in a class. The table below shows their marks in unit test 1, unit test 2 and unit test 3. मतलब आपके पास में क्या है? यूनिट टेस्ट है 3, ओके, और स्टूडेंट है आपके पास में 4। ओके, सपोज 4 स्टूडेंट है आपके पास में और उनके 3 यूनिट टेस्ट है, और उसके बाद आपके पास में सब्जेक्ट है मैथ, साइंस, एसओएसटी, हिंदी एंड इंग्लिश। तो इस पर बेस्ड आपके पास में क्या है? डेटा वैल्यूज है। इस तरीके की डेटा फ्रेम आपको दी हुई है, ठीक है। अब वो कैसी डेटा फ्रेम है? सो कुछ इस तरीके की डेटा फ्रेम है। अब इस डेटा फ्रेम को आप ध्यान से देखो, इस डेटा वैल्यूज को ध्यान से देखो, इसी की डेटा फ्रेम हमें एक्चुअल बनानी है। ओके, देखो नेम और सब्जेक्ट, ये हो गए स्टूडेंट के नेम, ये आपको शो है नेम, रमन रमन रमन, जुहायर, ऐश्वर्य एंड मिष्टी, ठीक है। अब आप सोच रहे हो उसको 3 बार क्यों लिखा है? क्योंकि इनके यूनिट टेस्ट के मार्क्स है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट, थर्ड यूनिट टेस्ट। रमन के 3 यूनिट टेस्ट के मार्क्स ये शो हो रहे हैं आपको। ओके, सिंपल। इसी तरीके से मैथ, साइंस, एसओएसटी, हिंदी और इंग्लिश ये सब्जेक्ट्स हो गए। इसी तरीके से जुहायर जो सेकंड स्टूडेंट है उसके तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स ये आपको शो हो रहे हैं। ऐश्वर्य उसके तीनों सब्जेक्ट्स के तीनों यूनिट टेस्ट के मार्क्स, देन मिष्टी के तीनों यूनिट टेस्ट के मार्क्स। ओके, सो ये जो है ना टेबल जो आपको यहाँ शो हो रही है, जो डेटा है, ये एक एग्जाम्पल के लिए हमने लिया हुआ है, क्योंकि अब जो हम आगे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, जो मेथड्स का हम यूज करेंगे वो इसी टेबल पे करेंगे। ओके, अब इस टेबल को क्रिएट करना है, बेसिकली इस तरीके की डेटा फ्रेम को हमें क्रिएट करना है। तो डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए आपको पता है कि आप कितने तरीके का यूज कर सकते हो। आप सीरीज से, लिस्ट से, डिक्शनरी से, किसी भी तरीके से डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने जिस तरीके का यूज किया है वो है
डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, है ना, किसका यूज किया है हमने, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। तो क्या कोड लिखेंगे हम इस तरीके की डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए। अब दो चीजें आपको याद रखनी कि डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए आपको इंडेक्स और कॉलम्स, दो चीजों की नीड होती है, राइट। तो यहां पे आप देखो ये जो नेम, यूनिट टेस्ट, मार्क्स, स्टूडेंट, एसएसटी, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये जो कॉलम्स आपको दिख रहे हैं ये कौन सा इंडेक्स होगा, कॉलम इंडेक्स होगा, ठीक है, मतलब ये कॉलम्स हुए, फाइन। और इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है पूरा रमन से लेकर आपको जो मार्क्स शो हो रहे हैं, ये सब क्या बन गया, ये सब हो गया है डेटा वैल्यूज। क्या हो गई है ये, डेटा वैल्यूज अकॉर्डिंग टू दिस कॉलम्स, ठीक है। अब डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, बेसिकली रो इंडेक्सेस, कॉलम इंडेक्सेस और डेटा वैल्यूज, इन तीन चीजों की हमें जरूरत होती है। अब जब आप लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से क्रिएट करने वाले होते हो डेटा फ्रेम, तो आपको की वैल्यूज के पेयर्स चाहिए, प्लस आपको कुछ लिस्ट वैल्यूज चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि यहाँ पे जो कॉलम्स है ये बन जाएंगे क्या, कीज, डिक्शनरी की कीज, और इसमें जो हर कॉलम की जो वैल्यूज है ये बन जाएगी पर्टिकुलर लिस्ट, इन की वैल्यूज की लिस्ट। इन्हें हम एक्सेस कर लेंगे किस में, लिस्ट में एक्सेस कर लेंगे। ओके, समझ में आया, ये तो बन गए आपकी की वैल्यू, और हर की रेस्पेक्टिव ये एक एक लिस्ट होगी, फिर इसे हम एक्सेस कर लेंगे डिक्शनरी को, कहां पर, डेटा फ्रेम में। कैसे, चलो देखते हैं। कुछ इस तरीके से देखो, यहां पे हमने सबसे पहले क्या किया है, डेटा फ्रेम क्रिएट करनी है। तो डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए इंपोर्ट pandas एज पीडी, pandas लाइब्रेरी को पीडी की तरह एक्सेस किया, ठीक है। पीडी हो गया एलियास नेम किसका, pandas लाइब्रेरी का, इस लाइन से आप सब बहुत अच्छे से अवेयर हैं। नाउ मार्क्स यूटी नाम की हमने एक डिक्शनरी बनाई, मार्क्स यूटी मतलब यूनिट टेस्ट, तो यूनिट टेस्ट के मार्क्स की हम एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं। डिक्शनरी हमेशा स्टार्ट होती है कर्ली ब्रेसेस से और एंड भी होती है कर्ली ब्रेसेस पे। अब मैंने आपको बताया था कि जो कॉलम के नाम है, नाम, यूनिट टेस्ट, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जो सब्जेक्ट के नाम है, कॉलम्स के नाम है, वो क्या बन जाएंगे, की वैल्यूज। देखो ये क्या हो गए, जिसमें मैं अंडरलाइन कर रही हूं, ये सब की वैल्यूज है डिक्शनरी की, है ना। नेम, यूटी मतलब यूनिट टेस्ट, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, ये सब क्या हो गई है, की वैल्यूज। और इनके अंदर जो कॉलम की वैल्यूज थी, नेम्स में थे रमन, रमन, हायर, ऐश्वर्य और मिस्टी, ये हो गई पहली लिस्ट आपकी, जो कॉलम की वैल्यू है। लिस्ट हमेशा किसमें स्पेसिफाई करते हैं हम, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, राइट। इसी तरीके से यूनिट टेस्ट के मार्क्स 1 2 3 1 2 3 तीन यूनिट टेस्ट के मार्क्स है, तो यूटी की वैल्यू क्या हो गई है, लिस्ट क्रिएट हो गई एक 1 2 3 यूनिट टेस्ट के नाम के साथ, ठीक है। मैथ्स सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए सेम उतने ही स्टूडेंट के लिए सेकंड लिस्ट। ना इसी तरीके से नेक्स्ट लिस्ट हमने क्रिएट करी है साइंस के लिए, देन एसएसटी के लिए, देन हिंदी के लिए, देन हमने क्रिएट किया इस तरीके से एक लिस्ट इंग्लिश के लिए। तो ये हो गई कॉलम की वैल्यूज, जिन्हें हम डेटा वैल्यूज बोल रहे हैं, और जो कीज है वो बन गई कॉलम की हेडिंग, मतलब कॉलम बन गए, कॉलम्स इंडेक्स की तरह ट्रीट होंगे। ओके, अब इस डिक्शनरी को, जो ये मार्क्स यूटी नाम की हमने जो डिक्शनरी क्रिएट की है, इस डिक्शनरी को हम एक्सेस कर लेंगे कहां पर, डेटा फ्रेम में। तो अब हम क्रिएट करेंगे एक डेटा फ्रेम, डीएफ नाम से हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया, इज इक्वल्स टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम। रिमेंबर डी एंड एफ आर कैपिटल इन डेटा फ्रेम। ओके, जैसे सीरीज में एस कैपिटल लिखते हैं, वैसे यहाँ पे डेटा फ्रेम को जब आप टाइप करोगे तो डी और एफ कैपिटल लिखना है। तो डीएफ नाम से एक डेटा फ्रेम हमने बनाई, इज इक्वल्स टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और उसमें हमने इस डिक्शनरी को एक्सेस किया है। देखो क्या लिखा है, मार्क्स यूटी नाम की डिक्शनरी जो अभी हमने क्रिएट की। ओके, नाउ प्रिंट करवा लेते हैं डेटा फ्रेम को। तो जब आप डेटा फ्रेम को प्रिंट करवाओगे तो जो अभी हमने डेटा स्ट्रक्चर देखा था ना यूनिट टेस्ट मार्क्स का, वो सेम डेटा फ्रेम आपको शो होगी। ओके, इस तरीके से। अब यहां पे देखो नेम, यूटी मतलब यूनिट टेस्ट, और सब्जेक्ट्स मैथ, साइंस, एसओएसटी, हिंदी, इंग्लिश, ये बन गए हैं इस डेटा फ्रेम के कॉलम्स इंडेक्स, मतलब कॉलम्स इंडेक्स बन गए। देन उसके बाद रो इंडेक्सेस कुछ भी नहीं क्रिएट किया था हमने, तो रो इंडेक्सेस पाइथन इंटरप्रेटर ने डिफॉल्ट यहां पे सेट कर दिया, ये हो गए रो इंडेक्स। और बाकी जो शो हो रहा है आपको, ये पूरा डेटा वैल्यूज है डेटा फ्रेम की, ये क्या हो गए आपके इंडेक्स, रो इंडेक्स, देन दिस इज द कॉलम इंडेक्स, और बाकी जो आपको सारी चीजें शो हो रही है वो क्या है, डेटा वैल्यूज। तो इस तरीके से अभी हमने देखा कि डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करना है। अब जितने भी फंक्शंस हम इस चैप्टर में परफॉर्म करने वाले हैं, इस वीडियो में, आने वाली वीडियोस में, वो सब इसी डेटा फ्रेम पे हम अप्लाई करेंगे। तो इस डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट किया, बहुत ध्यान से देख लिया आपने। क्या डेटा फ्रेम है, किस पर बेस्ड है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। स्टूडेंट है 4, उनके 3 यूनिट टेस्ट हैं, और उन 3 यूनिट टेस्ट किस पर बेस्ड है, किन सब्जेक्ट के बेस्ड है, इन सब्जेक्ट पर बेस्ड उनके मार्क्स यहाँ पर सेव है इस डेटा फ्रेम में।
ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल मेथड्स, कि वो मेथड्स जिसका यूज करके हम इस टेबल से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या हुआ? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड टू समराइज द गिवन डेटा। जो भी डेटा आपके पास में होगा डेटा फ्रेम में, यदि उसे समराइज करना है, उस डेटा में बेस में से, उस डेटा फ्रेम में से कुछ डेटा को आपको किसी एक्सेस करना है किसी कंडीशन के बेसिस पर, तो उसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इन अदर वर्ड्स, दे रेफर टू द मेथड्स व्हिच आर यूज्ड टू गेट सम बेसिक आइडिया अबाउट द डेटा। डेटा के बारे में यदि आपको कुछ आइडिया चाहिए, यदि वो डेटा लार्ज है, बल्क में है, उसमें से यदि आपको कुछ इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है, तो यहां पे हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करेंगे। सो इन दिस सेशन वी विल डिस्कसिंग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल मेथड्स दैट कैन बी अप्लाइड टू डेटा फ्रेम। ओके, अब कौन सी मेथड्स हैं जो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर? तो दिस मेथड्स आर मैक्स, मीन, काउंट, सम, मीन, मीडियन, मॉड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी मेथड्स हैं। इन ईच केस वी विल कंसीडर द अबव क्रिएटेड डेटा फ्रेम डीएफ। इन हर एक फंक्शन में हम किसको यूज करेंगे? वही डेटा फ्रेम जो अभी हमने डिस्कस की, डीएफ नाम से जो हमने डेटा फ्रेम बनाई यूनिट टेस्ट वाली, ठीक है। तो कौन कौन सी मेथड्स है जो हमें इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल मेथड्स में पढ़ना है? तो कुल मिला के इतनी मेथड्स हैं जो आपके सिलेबस में है, जो आपको पढ़ना है। इसके अलावा भी मेथड्स होती हैं, बट आपके सिलेबस में कुल इतनी सारी मेथड्स हैं जो आपको डिस्कस करना। सो मैक्स, मीन, सम, काउंट, मीन, मीडियन, मॉड, क्वांटाइल, वॉर, वेरिएंस मतलब एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड डिस्क्राइब। These all are the methods we will discuss. Okay, now अब आज इस वीडियो में हम इनमें से किन मेथड्स को डिस्कस करेंगे? तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन दो मेथड को, मैक्स एंड मिन। ओके, मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू यदि आपको फाइंड आउट करवानी है डेटा फ्रेम में से, मिन मतलब यदि मिनिमम वैल्यू आपको डेटा फ्रेम में से कैलकुलेट करवानी है, फाइंड आउट करवानी है, तब हम इन मेथड्स का यूज करते हैं। अब ये सारी मेथड्स इतनी लेंदी है कि एक वीडियो में इन्हें पढ़ा पाना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है, और बहुत ज्यादा लार्ज और लेंदी हो जाएगी वीडियो। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि एक एक मैथड को, दो मैथड को आराम से समझेंगे, क्लियर, उनके एग्जाम्पल्स के साथ, प्रैक्टिकल के साथ। तो मैक्स मीन को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे, बाकी सारी मेथड्स है इसमें सम, काउंट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, देन मीन, मॉड, मीडियन को फिर हम कवर करने वाले हैं, देन उसके बाद में हम कवर करेंगे ये बची हुई चार मेथड्स को। तो बेसिकली पहले हम ये देख लेते हैं कि ये मेथड्स यूज किस लिए होती है। तो मैक्स मीन तो आपको समझ में आ गया, नाम से समझ में आ रहा है। सम क्या करता है? कॉलम की, रो की वैल्यूज को यदि आपको टोटल करवाना है तो सम मेथड का यूज करते हैं। काउंट मेथड का यूज हम पहले भी देख चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में भी, यहां भी हम काउंट मेथड का यूज उसी तरीके से देखने वाले हैं, जो रो और कॉलम की वैल्यूज को काउंट करने के लिए, कितने नंबर ऑफ रोज है, कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ओके, हर एक रो में कितनी नंबर ऑफ डेटा आपने सेव किया हुआ है, तो वो कहलाता है काउंट फंक्शन। नाउ मीन, मीडियन एंड मॉड, ये बेसिकली स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं, ओके, जो आपने मैथ्स में भी सुने होंगे, देखे होंगे, 10th क्लास में आपने यदि मैथ्स लिया होगा तो वहां आपने मीन, मीडियन, मॉड का मतलब जरूर देखा होगा, ठीक है। मीन मतलब जब आपको एवरेज कैलकुलेट करवाना होता है, जैसे सपोज आपके 5 सब्जेक्ट्स और 5 सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आ गया, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए आपके पास, अब आपको एवरेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो आप क्या करते हो? 5 सब्जेक्ट को प्लस कर देते हो, डिवाइड कर देते हो 5 से, तो क्या निकला? ये एवरेज निकला, उसी को कहते हैं मीन। ओके, तो मीन हमें देखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा फंक्शन? मीडियन। मीडियन मतलब कि जब आपके पास में कुछ वैल्यूज हैं रो में या कॉलम्स में, तो उसकी कोई मिडिल वैल्यू यदि आपको फाइंड आउट करवानी है तो मीडियन का यूज करते हैं। सिंपल इसी तरीके से मॉड होता है। मॉड मतलब किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में हायर फ्रीक्वेंसी से कौन सा नंबर ऑकर हो रहा है, ठीक है, यदि कोई सा नंबर 5 बार 6 बार रिपीट हो रहा है तो वो कहलाता है मॉड। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वांटाइल, then variance, then standard deviation and describe। अब क्वांटाइल, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, ठीक है। क्वांटाइल मतलब कि यहां पर आप एक डेटा फ्रेम में किसी रो कॉलम को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, जैसे पूरा 100% होता है, टोटल 100% को हमने 0.25 में डिवाइड कर दिया, 0.75 में डिवाइड कर दिया, 0.50 में डिवाइड कर दिया, तो क्वार्टाइल्स होते हैं। जैसे वॉच में 360 डिग्री में क्वार्टाइल्स होते हैं ना, 4, 90 डिग्री, 45 डिग्री, वैसे बस यहां पर भी हम डेटा फ्रेम को क्वार्टाइल के अकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग क्वांटाइल मेथड। देन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड है आपके मीन पर, ठीक है। एवरेज का स्क्वायर रूट निकालना है तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जैसी मेथड्स का यूज करना है। डिस्क्राइब मेथड टोटली डिफरेंट है इनसे। डिस्क्राइब मेथड क्या डिस्क्राइब करती है? ये जो सारे फंक्शंस हमने अभी देखे ना, इन सारी मेथड्स को डिस्क्राइब करती है।
किसी भी डेटा फ्रेम पे। ओके, तो एक ओवरव्यू मैंने यहाँ पे आपको दिया इन सारी मेथड्स का। ओके, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल मेथड्स के नाम से फेमस है डेटा फ्रेम पेंडाज लाइब्रेरी में। ओके, सो अब हम देखते हैं फर्स्ट मेथड मैक्स और मीन मेथड्स के बारे में। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यूज। तो मैक्सिमम वैल्यू यदि आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? मैक्सिमम वैल्यू। डेटा फ्रेम की यदि मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है तब हम यूज करते हैं डेटा फ्रेम का कौन सा फंक्शन? मैक्स फंक्शन। ठीक है, कैसे यूज करते हैं किसी भी फंक्शन, किसी भी एट्रीब्यूट को? लास्ट चैप्टर से बताती आ रही हूं मैं कि जब भी आपको किसी फंक्शन को या किसी एट्रीब्यूट को यूज करना है, या वो सीरीज का हो या फिर डेटा फ्रेम का हो, डॉट लगा के हम उसे एक्सेस करते हैं। डेटा फ्रेम सपोज हमारे डीएफ नाम की है, तो डीएफ डॉट आप एट्रीब्यूट या फंक्शन का नाम लिखोगे। सपोज मैक्स फाइंड आउट करवाना है तो हम मैक्स फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है ताकि ये प्रैक्टिकल में भी आपके लिए इजी हो कि कोई भी मेथड या कोई भी एट्रीब्यूट यदि आपको यूज करना है डेटा स्ट्रक्चर का, चाहे वो सीरीज हो या डेटा फ्रेम हो, तो डॉट लगा के हमें उसे एक्सेस करना है। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करवाने के लिए हम किस फंक्शन का यूज कर रहे हैं? मैक्स फंक्शन का यूज कर रहे हैं। डेटा फ्रेम का नाम लिखेंगे, डॉट लगा के मैक्स फंक्शन लिखेंगे। इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम अ डेटा फ्रेम रिगार्डलेस ऑफ इट्स डेटा टाइप। मतलब यहाँ कोई भी डेटा टाइप हो, आप उसमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करवा सकते हो, चाहे वो स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप हो, न्यूमेरिक टाइप हो या फ्लोट टाइप हो। ओके, सिंटेक्स कैसे यूज करना है इसे? मैक्स फंक्शन को यूज करने के लिए हम डेटा फ्रेम का नाम लिखते हैं, डॉट लगाते हैं, मैक्स फंक्शन का नाम लिखते हैं। अब मैक्स फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स क्या होते हैं? जैसे हर एक फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ पैरामीटर होते हैं ना, वैसे मैक्स फंक्शन के अंदर कौन से पैरामीटर है? एक्सेस, स्किप नॉन और न्यूमेरिक ओनली। ओके, ये तीन पैरामीटर्स हैं जो डेटा फ्रेम के मैक्स फंक्शन में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ ये तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनका यूज हमें करना है। एक्सेस मतलब हर डेटा फ्रेम में दो एक्सेस होती है, एक रो के लिए होती है और एक कॉलम के लिए होती है। तो यदि एक्सेस इक्वल्स टू आप 0 1 या 1 0, अब देखो रो और कॉलम के लिए या तो आप रो और इंडेक्स या कॉलम्स यूज करो, या फिर कुछ नंबर अलॉट होते हैं, जैसे 0 1 अलॉट होते हैं, कॉलम्स के लिए 1 अलॉट होता है, रो के लिए 0 अलॉट होता है ना। तो ऐसे एक्सेस की वैल्यू आप यहाँ पर नन 0 1 सेट कर सकते हो। स्किप नन की वैल्यू नन सेट है डिफॉल्ट, न्यूमेरिक ओनली भी नन सेट है डिफॉल्ट। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं और उनकी वैल्यूज है जो डिफॉल्ट वैल्यूज हमने यहाँ शो की हुई है। अब ये पैरामीटर्स का क्या काम होता है तो वो देख लेते हैं। एक्सेस पैरामीटर है पहला, एक्सेस जैसे मैंने बताया जिसकी दो वैल्यूज होती है 0 1, डिफॉल्ट होती है नन। अब बाय डिफॉल्ट क्या होती है? इसकी वैल्यू 0 होती है। बाय डिफॉल्ट मिनिमम और मैक्सिमम इज कैलकुलेटेड अलोंग एक्सेस 0। ओके, नाउ स्किप ना, स्किप ना एक पैरामीटर है जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, डिफॉल्ट नन होती है। ये एक्सक्लूड करता है, जब आप मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट करवा रहे हो तब यदि कोई बीच में टेबल के बीच में नन वैल्यूज है या कोई नल वैल्यूज है, कोई वैल्यू नहीं है, तो उसे एक्सक्लूड करके हमें रिजल्ट सेंड करता है। ओके, नाउ न्यूमेरिक ओनली। अब टेबल में न्यूमेरिक डेटा है, साथ ही साथ कुछ स्ट्रिंग भी डेटा है। आप चाहते हो कि मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट हो लेकिन सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज में से फाइंड आउट हो, तो यहां पे आप इसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स सेट कर सकते हो। डिफॉल्ट इसकी वैल्यू नन होती है। अब न्यूमेरिक ओनली में कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड होते हैं? फ्लोट, इंट, बूलियन, कॉलम्स फॉर कैलकुलेटिंग मिन और मैक्स। ओके, इफ नन, यदि आप नन सेट करते हो तो इट विल अटेम्प्ट टू यूज एवरीथिंग। यदि नन इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है तो ये किसी भी वैल्यूज पे मिन मैक्स कैलकुलेट करेगा, अदर देन यूज ओनली न्यूमेरिक डेटा। ओके, अब यहाँ पे जो दो पैरामीटर हमने देखे स्किप ना और न्यूमेरिक ओनली, ये इसके आप स्किप भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको इनको कंपल्सरीली यूज करना है। यू कैन स्किप दिस पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स इफ योर डेटा फ्रेम मेनली कंटेन्स न्यूमेरिक डेटा। यदि आपके डेटा फ्रेम में सिर्फ न्यूमेरिक डेटा है तो आप इन दो पैरामीटर्स को, इन दो आर्ग्यूमेंट्स को स्किप भी कर सकते हो। ओके, तो ये था मैक्स फंक्शन, कैसे यूज करते हैं वो भी देखा हमने। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। क्या देखते हैं? इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल किस पे देखेंगे हम? एग्जाम्पल देखेंगे हम वही डेटा फ्रेम जो हमने अभी डिस्कस की थी। यही डेटा फ्रेम हमने डिस्कस की थी। नेम, यूनिट टेस्ट के मार्क्स, मैथ्स, साइंस, एसओएसटी, हिंदी एंड इंग्लिश, और ये उसका पूरा डेटा वैल्यूज है, मार्क्स दिए हुए हैं। 4 स्टूडेंट्स हैं। ओके, उनके अकॉर्डिंग, उनके यूनिट टेस्ट के अकॉर्डिंग मार्क्स हैं। अब यहां पे आपको मैक्सिमम फंक्शन का यूज करना है। किसका यूज करना है? मैक्सिमम फंक्शन का। तो मैक्सिमम डिफॉल्ट कैसे कैलकुलेट करेगा? रो वाइज या कॉलम वाइज? ये क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे जो मैक्स फंक्शन है ना, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस में फर्स्ट जो मैक्स फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो मैक्स फंक्शन डिफॉल्ट वर्क करेगा कॉलम वाइज। कैसे वर्क करेगा?
कॉलम वाइज, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, हर एक कॉलम के अकॉर्डिंग फाइंड आउट होगी, ये आपको ध्यान रखना है। यदि रो वाइज आपको फाइंड आउट करवानी है तब आपको सेट करनी पड़ेगी एक्सिस की वैल्यू। कैसे? ओके, सो देखो कैसे इसको यूज करना है। ये हमने लिखा क्या यहां पर कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट आउटपुट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम ऑफ द डेटा फ्रेम। क्या लिखा हमने? प्रिंट df डॉट मैक्स। अब मैक्स में हमने कुछ भी स्पेसिफाई किया है क्या? यहां पर नहीं किया है, मतलब डिफॉल्ट ये क्या ले रहा है? डिफॉल्ट ये एक्सेस इक्वल्स टू 0 ले रहा है। एक्सेस इक्वल्स टू 0 मतलब कि ये वर्क करेगा कॉलम वाइज। कैसे मैक्सिमम फाइंड आउट करेगा? कॉलम वाइज मैक्सिमम फाइंड आउट करेगा। ओके, सो अब देखते हैं यदि आप ये लिखो या फिर आप ये लिखो, दोनों का आउटपुट सिमिलर होगा। क्या आउटपुट आएगा? कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा। नेम जो कि आपका पहला कॉलम था, इसमें जो मैक्सिमम है वो है जुनायर। जुनायर स्टूडेंट का नाम, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इन नेम कॉलम्स अल्फाबेटिकली उसने कैलकुलेट किया। ठीक है, यूटी यूनिट टेस्ट 1 2 3 तीन यूनिट टेस्ट थे, उसमें हायर क्या थे यूनिट टेस्ट की वैल्यू, मैक्सिमम यूनिट टेस्ट की वैल्यू क्या थी? 3। भैया थर्ड नंबर हाईएस्ट होता है, मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू इन यूटी कॉलम, तो यूनिट टेस्ट वाला कॉलम था उसमें हाईएस्ट वैल्यू 3 थी। ओके, देखें ये हमारी डेटा। अब यहां देखो आप, नेम रमन, जुनायर, अर्शव्य एंड मिस्टी। अब इसमें से मैक्सिमम उसने जुनायर क्यों सिलेक्ट किया? अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग, कि सबसे लास्ट वाला जो अल्फाबेट होता है, सबसे बड़ा अल्फाबेट Z होता है एज कंपेयर टू AMR से स्मॉल होता है, तो दैट्स वाई उसने क्या सर्च करके दिया, इस पूरे कॉलम में से मैक्स फंक्शन ने जुनायर वर्ड को मैक्सिमम अज्यूम किया। यूनिट टेस्ट में 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके, दिख रहे हैं आपको 3 यूनिट टेस्ट, तो सबसे हायर नंबर कौन सा है यहाँ पे? 3, तो 3 इज द मैक्सिमम। सेम इसी मैथ्स में देखो 22 21 40 20 23 22 23 24 12 15 18 16 17, इनमें से सबसे हायर नंबर कौन सा है? 24, तो हमें इस कॉलम में से हायर वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 24 मिली। ऐसे हर एक कॉलम से आपको क्या मिलेगी? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। किस फंक्शन के थ्रू? मैक्स फंक्शन के थ्रू। तो सो अब आपको आउटपुट अच्छे से समझ में आ गया कि आउटपुट में कैसे कॉलम वाइज आपको मैक्सिमम वैल्यूज मिली है। हर एक कॉलम की आपको मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न हुई है। किसका यूज किया? जब आपने df डॉट मैक्स, कुछ ब्रैकेट में आपने पैरामीटर नहीं लिखे, या फिर आप एक्सेस इक्वल्स टू 0 लिखते हो, मतलब आप कॉलम वाइज यदि करवाना चाहते हो मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट, तब हम एक्स इज इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। यही डिफॉल्ट होता है, मतलब ये लिखो नहीं लिखो कोई मीनिंग नहीं है, आपको आउटपुट सेम मिलेगा, चाहे आप ये लिखोगे चाहे आप ये लिखोगे, दोनों केस में आपको यही सेम आउटपुट मिलेगा। अब यदि आप चाहते हो कि कॉलम वाइज, जैसे अभी कॉलम वाइज आपको मिला, आपको रो वाइज मैक्सिमम फाइंड आउट करवाना है। कैसे फाइंड आउट करवाना है? रो वाइज। तो रो वाइज देखो, रमन फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, देन 1 22 21 18 20 एंड 21, तो फर्स्ट रो में आपको हाईएस्ट एलिमेंट, मैक्सिमम एलिमेंट क्या मिल रहा है? 21, तो हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए? उसके अकॉर्डिंग 21 मिलना चाहिए। ओके, और उसके लिए हम लिखेंगे क्या? उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 की जगह x इज इक्वल्स टू 1। सो टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच रो, हर रो में से यदि आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करवानी है, देन यू हैव टू स्पेसिफाई x इज इक्वल्स टू 1 एज अ पैरामीटर इन मैक्स फंक्शन। तो देखो क्या लिखा हमने यहाँ पे, प्रिंट df डॉट मैक्स, मैक्स के ब्रैकेट में हमने पैरामीटर लिखा x इज इक्वल्स टू 1। तो रो वाइज आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ओके, सो यहां देखो आपको रो वाइज, मतलब पहली रो हमारी 0 इंडेक्स की थी, उसमें आपको जो सबसे हाईएस्ट एलिमेंट था 22 वो मिला। फर्स्ट रो उसमें हाईएस्ट एलिमेंट 24, सेकंड रो उसमें हाईएस्ट एलिमेंट 24, ऐसे आपके पास में कुल मिला के 12 रोज हैं। कितनी है? 12 रोज। तो 12 रोज के अकॉर्डिंग आपको पूरी 12 मैक्सिमम वैल्यूज मिली। ओके, सो देख लेते हैं हमारी डेटा फ्रेम में 12 रोज हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास में सारी मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न हुई है। 0 to 11 आपके पास में रोज हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हर रो में से क्या मिला है आपको? मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न हुई है। तो ये जो आपकी डेटा फ्रेम है वो 12 क्रॉस 7, मतलब 7 कॉलम्स और 12 रोज की है। ओके, इसका शेप क्या है डेटा फ्रेम का? 12 क्रॉस 7। ओके फाइन, तो यहां तक अच्छे से समझ में आ गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पैरामीटर का यूज। नेक्स्ट पैरामीटर मैंने क्या बताया था? न्यूमेरिक ओनली। तो न्यूमेरिक ओनली मतलब कि अभी जो आपने मैक्सिमम फाइंड आउट किया उसमें आपको नेम भी मिल रहा था, राइट? नेम जो स्ट्रिंग थी जिसमें रमन, जुनायर, जुनायर जो सबसे मैक्सिमम फाइंड आउट होके आ रहा था, आप चाहते हो कि सिर्फ क्या शो हो आपके पास? सिर्फ आपको शो हो कि न्यूमेरिक वैल्यूज में से मैक्सिमम फाइंड आउट करवाना है, तब इस पैरामीटर की वैल्यू जो नन होती है डिफॉल्ट, उसे हम सेट कर देंगे ट्रू।
ओके, तो क्या लिखा हमने, df डॉट मैक्स न्यूमेरिक ओनली इक्वल्स टू ट्रू। क्या लिखा हमने, न्यूमेरिक ओनली इक्वल्स टू ट्रू। तो अब जो मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है वो आपको कॉलम वाइज मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जिस कॉलम में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, न्यूमेरिक नहीं है, उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो देखो आपका आउटपुट क्या शो हो रहा है, आपका आउटपुट क्या शो हो रहा है, कॉलम वाइज, है ना, डिफॉल्ट कॉलम वाइज आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। फर्स्ट कॉलम में 3, मतलब जो यूनिट टेस्ट वाला कॉलम था, फर्स्ट कॉलम में तो नेम था, तो नेम हट गया यहाँ से, नेम जुनायर जो हाईएस्ट मैक्सिमम शो हो रहा था वो हट गया है, क्योंकि हमने न्यूमेरिक ओनली इक्वल्स टू ट्रू लिखा हुआ है। तो यूनिट टेस्ट की न्यूमेरिक वैल्यू थी हाईएस्ट मैक्सिमम 3, मैथ्स में अंदर भी न्यूमेरिकल मार्क्स ही थे, तो उसका हाईएस्ट और मैक्सिमम मार्क्स 24। तो बस इसी तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। ओके, सो न्यूमेरिक ओनली का मतलब भी समझ में आया कि न्यूमेरिक ओनली जो पैरामीटर है वो मैक्सिमम फाइंड आउट करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टेबल में से न्यूमेरिक कॉलम्स को। ओके, सो क्लियर हुआ ये अच्छे से। नाउ नेक्स्ट, अब एक प्रोग्राम है आपकी बुक में जो दिया हुआ है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। डेटा फ्रेम गिवन रहेगी, उस डेटा फ्रेम में आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, राइट द स्टेटमेंट टू आउटपुट द मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच सब्जेक्ट, देखिए इन यूनिट टेस्ट 2। ओके, अब ये क्वेश्चन है, ये डेटा को फाइंड आउट करवाने के लिए हमने क्वेरी रखी है। क्या क्वेरी है कि जो आपके पास में डेटा फ्रेम है उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करवाने हैं हर सब्जेक्ट के, मैथ, साइंस, हिंदी, सोशल साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट में से मैक्सिमम मार्क्स निकलवाने हैं, लेकिन किसके, सेकंड यूनिट टेस्ट के, मतलब यूनिट टेस्ट की वैल्यू जहां जहां पर 2 है ना, उन स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स हमें शो हो। क्लियर? तो देखो कैसे लिखेंगे इसको लिखने के लिए हमने ये स्टेटमेंट लिखा है, हमने एक न्यू डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया df यूनिट टेस्ट 2 नाम से, है ना, इज इक्वल्स टू df, ब्रैकेट में हमने लिखा df डॉट ut इक्वल्स टू 2। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझो कि जहां पे ut कॉलम में, ut मतलब कि ये यूनिट टेस्ट वाला कॉलम, जहां पे ut की वैल्यू आपको 2 दिख रही है, ये 2 दिख रही है आपको, जहां जहां ut की वैल्यू, मतलब जहां यूनिट टेस्ट की वैल्यू 2 है, उसके हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स में से हाईएस्ट मार्क्स हमें रिटर्न करें। ओके, सो ये चीज अच्छे से समझ में आई। क्वेश्चन का मतलब, लिखने का मतलब क्या लिखा हमने कि ut इज इक्वल्स टू 2, जहां यूनिट टेस्ट की वैल्यू 2 है, उस डेटा फ्रेम में से हमें डेटा फ्रेम का डेटा एक्सेस करे, और इस वाले डेटा फ्रेम में जिसमें हम इसको असाइन करवाने वाले हैं df ut2 में सेव कर दें। फिर हमने क्या किया उसके बाद हमने प्रिंट करवा लिया df ut2 डेटा फ्रेम को, ओके, जिसमें यूनिट टेस्ट 2 की वैल्यूज आ चुकी हैं। क्लियर? जब आप ऐसा लिखोगे तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, तब आपका आउटपुट मिलेगा कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखो, यूनिट टेस्ट 2 वाले जिसमें यूनिट टेस्ट की वैल्यू 2 थी, वही कॉलम की वैल्यूज, उसी के सारे सब्जेक्ट के मार्क्स आपको शो हो रहे हैं। मतलब रामन, जुनायर, अशव्य और मिस्टी, ये जो 4 स्टूडेंट हैं, इन चारों स्टूडेंट के 2 यूनिट टेस्ट के मार्क्स आपको यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आपको शो हो रहे हैं। ओके, सो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई। क्लियर? अभी मैक्सिमम मार्क्स शो नहीं हो रहे, अभी सिर्फ आपको क्या शो हो रहा है यहाँ पर, मैक्सिमम मार्क्स के लिए तो हम मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे, ये सिर्फ आपको शो हो रही है कंडीशन के अकॉर्डिंग वो डेटा फ्रेम है, मतलब एक डेटा फ्रेम से हमने दूसरी डेटा फ्रेम यहाँ पे एक्सेस कर लिया, तो हमने क्या यूज किया, यहाँ हमने यूज किया है स्लाइसिंग। ओके, कैसे, आपकी डेटा फ्रेम थी ये पूरी 12x7 की, 12 रोज एंड 7 कॉलम्स, हमने कंडीशन लगाई कि जहां यूनिट टेस्ट 2 है उसके अकॉर्डिंग हमें हर सब्जेक्ट के मार्क्स को शो करें। ठीक है, तो आपको क्या हुआ, ये कि स्मॉल डेटा फ्रेम्स उस होल डेटा फ्रेम में से स्लाइस होकर शो हुई, और इसके लिए हमने यूज किया था ये स्लाइसिंग फॉर्म। अब इसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, इसको आप डॉट लॉक मेथड से भी यूज कर सकते हो। तो डॉट लॉक मेथड भी मैंने पढ़ाई है चैप्टर 2 में डिटेल में, जब हमने स्लाइसिंग पढ़ा था। तो जब आप ये लिखोगे ना df.lock इक्वल्स टू df.ut इक्वल्स टू, तब भी आपको यही सेम आउटपुट मिलना है। तो दोनों तरीके से आप इस सेम आउटपुट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने देखा सिर्फ कि आप यूनिट टेस्ट के मार्क्स को कैसे एक्सेस कर रहे हो। अब आपको इसमें से मैक्सिमम फाइंड आउट करवाना है। क्या करवाना है, इसमें से मैक्सिमम फाइंड आउट करवाना है। तो मैक्सिमम फाइंड आउट करवाने के लिए इसके आगे हम मैक्स फंक्शन का यूज कर लेंगे बस। ठीक है, लेकिन कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। इसको यूज करने के लिए हम यहां लिखेंगे, सपोज प्रिंट फंक्शन में हमने लिखा मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच सब्जेक्ट इन यूनिट 2 आर लाइक डेटा फ्रेम का नाम डॉट मैक्स, और मैक्स में हमने पैरामीटर लगा दिया न्यूमेरिक ओनली ट्रू। मतलब आपको नाम शो नहीं होगा, सिर्फ आपको मार्क्स वैल्यूज जो न्यूमेरिक वैल्यूज है वो शो होंगी। ठीक है, तो देखो किस तरीके से आपको आउटपुट शो होगा।
आपको आउटपुट शो हो रहा है यूनिट टेस्ट में सबसे हाईएस्ट 2, मैथ्स में सबसे हाईएस्ट 24, साइंस में सबसे हाईएस्ट 22, एसएसटी में सबसे हाईएस्ट 25, इसी तरीके से हिंदी एंड इंग्लिश के मार्क्स। तो ये हो गए आपके हाईएस्ट मार्क्स। ये कहां से मिले आपको? ये आपको मिले इस डेटा फ्रेम से। कौन सी डेटा फ्रेम से? जो अभी हमने यूनिट टेस्ट वाली डेटा फ्रेम क्रिएट की थी, ठीक है। मैथ्स में देखो सबसे हाईएस्ट 24 है, साइंस में सबसे हाईएस्ट 22, एसएसटी में 25, हिंदी में 25 एंड इंग्लिश में 24। यही आपको क्या मिल रहा है? यही वैल्यूज कॉलम वाइज आपको हाईएस्ट मार्क्स शो हो रहे हैं यूनिट टेस्ट के, है ना। कब? जब हमने उसको इस तरीके से एक्सेस किया। कैसे एक्सेस किया? हमने लिखा मैक्स न्यूमेरिक ओनली इक्वल्स टू ट्रू, है ना। तो आपको आउटपुट क्या मिला? ये आपको आउटपुट शो हुआ। ओके, सो ये चीज अच्छे से समझ में आई कि आप कंडीशन लगाकर भी डेटा को स्लाइस करके भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। इसे आप एक सिंगल लाइन में भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, नाउ अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन, जिसका नाम है कैलकुलेटिंग मिनिमम वैल्यूज। तो जैसे आपने अभी मैक्सिमम वैल्यू समझा, उसी तरीके से हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यूज को भी डिस्कस करेंगे। वही तरीका होता है सेम मैक्सिमम जैसा ही मिनिमम वैल्यूज को भी एक्सेस करने का, बट यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस है कि फंक्शन का नाम आप वहां मैक्स लिखते हो, यहाँ पे हम लिखेंगे मिन नाम से इसको एक्सेस करेंगे। ओके, सो डेटा फ्रेम डॉट मिन। ओके, मिन मतलब मिनिमम वैल्यूज। लिखने का तरीका वही है, डेटा फ्रेम का नाम लिखना है, डॉट मिन वैल्यू लिखना है। इज यूज्ड टू डिस्प्ले दी मिनिमम वैल्यूज। किसको डिस्प्ले करता है? मिनिमम वैल्यूज। कहां से? डेटा फ्रेम से। रिगार्डलेस ऑफ द डेटा टाइप्स, दैट इज इट शोज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच कॉलम और रो। कॉलम और रो दोनों से आप मिनिमम वैल्यूज को फाइंड आउट करवा सकते हो, बट डिफॉल्ट ये जो मिन फंक्शन है वो कहां से एक्सेस करेगा? कॉलम से ही एक्सेस करेगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे सिंटेक्स क्या है इसका, वही सेम, डेटा फ्रेम डॉट मिन। मिन के अंदर आपको एक्सेस स्पेसिफाई करना है, रो से या कॉलम से कहां से आपको डेटा को एक्सेस करना है, मिनिमम वैल्यूज को, वो आपको स्पेसिफाई करना है। स्कीप ना मतलब डेटा फ्रेम में यदि नन वैल्यूज है तो उसे एक्सक्लूड करके आपको डेटा रिटर्न करेगा। यदि आप न्यूमेरिक वैल्यू में से मीन फाइंड आउट करवाना चाहते हो तो आप न्यूमेरिक ओनली पैरामीटर का यूज करोगे। तो वही सारे पैरामीटर्स हैं जो मैथ्स में देखे। ओके, अब इसको यूज कैसे करना है? तो इसको यूज करना है, सपोज हम चाहते हैं कि द फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड आउटपुट द मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच कॉलम ऑफ अ डेटा फ्रेम। देखो क्या लिखा है, कॉलम ऑफ अ डेटा फ्रेम। तो कॉलम से एक्सेस करना है मतलब डिफॉल्ट है, तो क्या लिखा हमने, प्रिंट df डॉट मिन, है ना। या फिर आप इसको और किस तरीके से रन कर सकते हो, आप इसको इस तरीके से भी रन कर सकते हो। प्रिंट के अंदर आप लिखोगे सपोज df डॉट मिन। डिफॉल्ट क्या होता है, कैसे मिनिमम फाइंड आउट होता है, रो से या कॉलम से? कॉलम से फाइंड आउट होता है। तो कॉलम के लिए हम पैरामीटर यहाँ पे यूज कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू 0, है ना। आप ये x इज इक्वल्स टू 0 लिखो या ना लिखो, या सिर्फ आप सिंपल ऐसे ही लिखो, दोनों का आउटपुट आपको सेम मिलेगा। कॉलम वाइज आपको मिनिमम वैल्यूज मिलेगी। मैक्सिमम वैल्यूज में नेम आपको शो हो रहा था जुनायर, तो मिनिमम के अकॉर्डिंग आपको नेम शो हो रहा है अर्शव्य, ठीक है। क्यों शो हो रहा है अर्शव्य नाम आपको मिनिमम के अकॉर्डिंग? क्योंकि अल्फाबेटिकली यदि देखा जाए तो ए लेटर सबसे स्मॉल होता है। ओके, इसी तरीके से यूनिट टेस्ट मैक्सिमम में 3 शो हो रहा था, यहाँ पे उस कॉलम में मिनिमम वैल्यू 1 शो हो रही है। सेम ऐसे 12, 15, 15, 15 एंड 13 बाकी सब्जेक्ट्स के कॉलम्स की वैल्यूज मिनिमम शो हो रही है। ओके, कैसे? देखो, नेम है आपके रमन जुनायर अर्शव्य मिस्टी। जुनायर जो था वो मैक्सिमम फंक्शन के अकॉर्डिंग हायर पे शो हो रहा था, और अर्शव्य नाम जो है वो अल्फाबेटिकली देखा जाए तो मिनिमम फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें ये मिला। यूनिट टेस्ट 1, 2, 3 मतलब कि 3 इज द मैक्सिमम एंड 1 इज द मिनिमम, तो 1 हमें मिनिमम में रिटर्न हुआ। मैथ के सब्जेक्ट्स के सारे कॉलम के मार्क्स देख लो आप ध्यान से, इसमें 14 है, 15 है, 12 है, 18 है, तो 12 इज द मिनिमम, तो 12 हमें आंसर मिला। ऐसे साइंस, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश, इन कॉलम में से आपको क्या मिला? कॉलम में से, ध्यान रखो, कॉलम में से आपको मिनिमम वैल्यूज मिली है। ओके, ये जो मिनिमम वैल्यूज है आपको कॉलम में से रिटर्न हुई है। कॉलम मतलब डिफॉल्ट एक्सेस की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। और यदि आप यही चीज रो में से एक्सेस करना चाहते हो, कहां से एक्सेस करना चाहते हो? रो वाइज। तो रो वाइज आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट df डॉट मिन, लेकिन एक पैरामीटर को एक्सेस करना है, एक्सेस इज इक्वल्स टू 1। जब आप एक्सेस इक्वल्स टू 1 लिखोगे तब आपको आउटपुट मिलेगा रो वाइज, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 11 तक रोज हैं, और हर एक रो की आपको यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू शो होगी। ओके, सो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर? कि मिनिमम के लिए हमें लगाना, मिनिमम फंक्शन में यदि रो और कॉलम के वाइज यदि आपको डेटा एक्सेस करना है तो कॉलम डिफॉल्ट होता है जिसमें आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती, जिसमें एक्सेस की वैल्यू 0 होती है। लेकिन यदि रो वाइज आपको एक्सेस करना है तो वहां हमें एक्सेस की वैल्यू 1 सेट करनी है। ओके,
नाउ अब देखते हैं एक प्रोग्राम जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, मिनिमम फंक्शन पे बेस्ड। अभी तो हमने मिनिमम सिंपल होल डेटा फ्रेम पे देखा, लेकिन यदि कोई कंडीशन आपको अप्लाई करनी है ना, जैसे कोई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करवानी है, तब क्या करेंगे? राइट द स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द पर्टिकुलर स्टूडेंट मिष्टी इन ऑल यूनिट टेस्ट फॉर ईच सब्जेक्ट। सभी यूनिट टेस्ट में, सारे सब्जेक्ट में मिष्टी को किस वाले में मिनिमम मार्क्स आए, मतलब मैथ्स में कितने मिनिमम मार्क्स है तीनों यूनिट टेस्ट में, साइंस में मिनिमम कितने हैं, है ना, तीनों यूनिट टेस्ट में। तो इस तरीके से यदि आपको फाइंड आउट करवाना है, ये कंडीशन एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें डेटा फ्रेम से वैल्यू को फेच करना है, तब आप मिनिमम फंक्शन कैसे यूज करोगे? ध्यान से देखो, हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट की, जिस डेटा फ्रेम के अंदर हमने क्या किया है, df.loc मेथड को यूज किया, और इसमें हमने लिखा है df.name इज टू मिष्टी। मतलब यहां ध्यान से देखो आप कि नेम इज इक्वल्स टू, जहां मिष्टी मिलेगा, ये आपको मिल रहा है नेम इक्वल्स टू मिष्टी, है ना, तो ये पूरा डेटा फ्रेम आपको एक्सेस होकर मिलेगा। पूरे डेटा फ्रेम में से सिर्फ मिष्टी वाली पूरी रो, मतलब 9, 10, 11 ये तीनों रो आपको शो होगी, क्योंकि हमने क्या लिखा था, df.loc मेथड, लोक मेथड में हमने स्पेसिफाई किया नेम इज इक्वल्स टू मिष्टी। नेम कॉलम में जहां मिष्टी होगा वो पूरा डेटा फ्रेम रो कॉलम वाइज हमें शो होगा। तो ये हुआ एक स्लाइसिंग का तरीका। किसका तरीका हुआ? स्लाइसिंग का, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट क्या शो होगा? देखो, इसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट शो हो रहा है कि ये एक डेटा फ्रेम आपको शो हो रही है, बड़ी डेटा फ्रेम से एक स्लाइस होकर स्मॉल डेटा फ्रेम, जिसमें आपको नेम क्या शो हो रहा है, मिष्टी, और उसके तीनों यूनिट टेस्ट के मार्क्स शो हो रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के, मैथ, हिंदी, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी वगैरह सारे सब्जेक्ट के आपको मिष्टी के तीनों यूनिट टेस्ट के मार्क्स शो हो रहे हैं। क्या लिखने से? सिर्फ ये कंडीशन लिखने से। तो ये क्या हुआ? एक स्लाइसिंग का तरीका हुआ, ठीक है, कि हमने होल डेटा फ्रेम में से अभी सिर्फ मिष्टी के मार्क्स को निकाला है तीनों यूनिट टेस्ट के। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि मिष्टी को इन तीनों यूनिट टेस्ट में से, मैथ वाले कॉलम में से सबसे कम मार्क्स किस में आए, साइंस में सबसे कम मार्क्स किस में आए, एसएसटी में से सबसे कम मार्क्स किस में आए, लेस मार्क्स निकालना है, मिनिमम निकालना है। तब हम यहाँ पे यूज करेंगे इस df मिष्टी नाम की डेटा फ्रेम डॉट मिन फंक्शन को, ओके, और मिन फंक्शन अप्लाई करेंगे किस पे? इन सभी कॉलम्स पे। तो कैसे इसको एक्सेस करोगे? कुछ इस तरीके से। देखो, प्रिंट फंक्शन में हमने लिखा df मिष्टी, मतलब मिष्टी नाम की डेटा फ्रेम जिसमें मिष्टी के डेटा को हमने एक्सेस किया, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश। हम पांचों कॉलम को एक्सेस कर रहे हैं। उन पांचों कॉलम में से हम किसको एक्सेस कर रहे हैं? डॉट लगा के लिखा हमने मिन वैल्यू। मिन मतलब कॉलम वाइज आपको मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट होगी। ये लाइन अच्छे से समझ में आ गई ना? इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके से कि मिष्टी के मैथ्स में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर या मिनिमम नंबर जो आए वो है 15 तीनों यूनिट टेस्ट में से। साइंस में तीनों यूनिट टेस्ट में से सबसे कम मार्क्स आए 18, एसएसटी में 20, हिंदी में 22, इंग्लिश में 20। तो कैसे आप एक क्वेरी के अकॉर्डिंग, आप एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक डेटा फ्रेम में से डेटा को फैच कर रहे हो, और इसके लिए हम यूज कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल फंक्शन, जैसे कि मैक्स और मीन फंक्शन हमने अभी देखा। ओके, सो होप आपको ये दोनों फंक्शंस अच्छे से समझ में आए। इसका प्रैक्टिकल जरूर करके देखिएगा, मैं भी इसका प्रैक्टिकल करवाऊंगी। एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे हम, जिसमें हम ये सारे फंक्शंस को यूज करेंगे और अलग अलग तरीके से इनके आउटपुट को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तो हमने बेसिकली कुछ एग्जाम्पल्स को शो किया, लेकिन प्रैक्टिकल वीडियो में हम डिटेल में इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो यदि ये वीडियो अच्छी लगी है, फंक्शन समझ में आया है, तो YouTube के साथ साथ आप इसे एक्सेस कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट से भी। magnetbrains.com आपको लिखना है, क्लास 12 पे आप आ जाने हो। जैसे क्लास 12 सिलेक्ट कर लोगे, आ जाओगे अपने सारे सब्जेक्ट्स में। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना क्लास 12 आईपी, क्लिक ऑन वॉच नाउ। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आ जाओगे अपने आईपी सब्जेक्ट पर, बुक कोड 065 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। नीचे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जानी है, जिसमें आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्रैक्टिकल्स वीडियोस मिलेगी जो हम अभी तक कवर कर चुके हैं। ओके, और यहां से यदि आपको किसी भी वीडियो में, किसी प्रैक्टिकल में डाउट है, तो वो डाउट आपका इस तरीके से वीडियो प्ले होगी और आपके डाउट को क्लियर हो जाना है। यदि कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, कोई प्रैक्टिकल नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल फंक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।